गाइस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो क्रिप्टो करेंसी का एक बढ़िया सा टॉपिक सामने आया है और अब हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज हो, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए एक मजबूत मामला बना दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हमेशा बैन करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। आप इसको हमेशा बैन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस, ऑफशोर एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आप इसको हमेशा के लिए बैन नहीं कर सकते। तो इससे बेटर ये है कि आप इसको अब रेगुलेट करने के ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार करो, एक मजबूत ढांचा तैयार करो। तो ये चीज एक सामने आई है न्यूज, और जो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए थी। बाकी हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या। उससे रिलेटेड आपको अगर मेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, क्रिप्टो करेंसी में कॉइन की, एक्चुअली कॉइन वॉइन कुछ नहीं होता, ये पूरा ऑनलाइन होता है, ये बात आप जानती होंगे। तो कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप का जो रिकॉर्ड होता है वो एक लेजर में स्टोर होता है। एक लेजर यानी कि एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज डेटाबेस का एक प्रकार, एक फॉर्म ये हमें देखने को मिलता है, लेजर, जिसमें पूरा डेटाबेस जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, राइट। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी होती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को सिक्योर करने के लिए, यानी कि एंड टू एंड, आपने सुना होगा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ये वेरीफाई करती है कि कॉइन की ओनरशिप को ट्रांसफर, मतलब कि आप कॉइन किसको जो है वो ट्रांसफर करो, यानी कि बिटकॉइन आप किसे भेज रहे हो, किसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको ये वेरीफाई करती है कुछ यूनिक कोड्स के माध्यम से, है ना। और ये बताया जाता है कि ये करेंसी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, यानी कि पेपर मनी के तौर पर ये करेंसी नहीं होती, आप जानते ही हैं। और ना ही इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू करती है। मतलब जैसे हमारे केस में आपको बताया कि हमारा जो रुपया है, जो नोट है, जो करेंसी है हमारी, वो किसके द्वारा इशू की जाती है, आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, हमारी सेंट्रल बैंक है, राइट। ये हमारी क्या हमें देखने को मिलती है, फिएट मनी हम लोग को देखने को मिलती है, हमारी फिएट मनी है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, लीगलाइज है, ये एक लीगल टेंडर है ना। तो लीगल टेंडर आपने शब्द सुना होगा रुपयों के लिए। जैसे आप जानते हैं गाइस, आप मुझे बताइए कि जो पुराना, जो 500 और 1000 के जो नोट थे पुराने, तो क्या आज की डेट में मैं उसको एक लीगल टेंडर बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और नए 500 के नोट और 2000 के नोट जो अभी आ गए हैं, वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लीगल टेंडर है। मतलब उसको सरकार ने लीगलाइज किया हुआ है कि इस करेंसी का उपयोग आप कर सकते हो। बट बिटकॉइन के केस में ऐसा कोई ना ये कोई लीगल टेंडर है। किसी कंट्री, कोई कंट्री जो है उसे लीगलाइज नहीं करती। बट हाँ, अभी रिसेंट पास्ट में एक कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया था। आप मुझे बता सकते हैं उस कंट्री का क्या नाम है? देखते हैं कि आपका कितना करंट अफेयर्स स्ट्रांग है। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। अगर नहीं पता तो थोड़ा सर्च करिए और बताइए कि किस कंट्री ने भी कुछ समय पहले अपनी टेरिटरी के अंदर लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन को। तो काफी सारे देश जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के ऊपर ऑलरेडी अभी कदम भी उठा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। और साथ ही साथ काफी सारे देश जो है वो इंटरेस्टेड भी हैं कि क्रिप्टो करेंसी को अब लीगलाइज करो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। बट हाँ, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करती है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का उपयोग करता है। मतलब कि एक पूरा जो सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, ये ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कंप्लीट पावर किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। और जो कमर्शियल बैंक है हमारे, उनके पास, गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, राइट। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका लेजर जो होता है वो ओपन होता है, यानी कि पब्लिकली ओपन होता है इसका लेजर। मतलब सामने आपको दिखता रहेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर कितने जो है वो हो रहे हैं, राइट। बट एक एंड से दूसरे एंड पर, बट ऑब्वियस ही बात है कि उसमें नाम नहीं लिखा रहता, उसमें कोड्स वगैरह जो है वो लिखे रहते हैं। तो वो चीज बिल्कुल जग जाहिर है, सब ओपन है। बट वो है अकाउंट किसका, ये इसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता, राइट। ये पता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे लगातार जो है वो पैसे जा रहे हैं, बट वो अकाउंट किसका है वो सिर्फ उन्हीं लोग को पता है कि जिनके बीच में ये ट्रांसफर जो है वो हुआ है, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के महत्व की हम बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो करप्शन चेक करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये एक प्रकार का हमें देखने को मिलता है। पीयर टू पीयर इसका नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है। कहां पर फंड्स जा रहा है उसके फ्लो को आप तुरंत जो है वो ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसका लेजर जो है वो ओपन है, पब्लिक हम लोग को देखने को मिलता है। टाइम इफेक्टिव है, काफी पैसा जो है वो इसमें बचता है, काफी समय भी बचता है, क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट के ऊपर आधारित है। यानी कि आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब इस प्रकार से बैक एंड टाइप का कुछ सिस्टम, कोई सर्वर, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है ये पूरा कंप्लीटली, राइट। इसकी ट्रांजेक्शन फीस भी बहुत ही कम जो है वो बताई जाती है।
और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चिंताएं जो है वो क्या है, सबसे बड़ी चिंता तो भैया ये कोई सॉवरेन गारंटी नहीं देता, संप्रभु गारंटी इसकी नहीं है। मतलब कि आज की डेट में जैसे कि लेट से आपके बैंक अकाउंट से एकदम से पैसा गायब हो जाए, आप बैंक पे जाके खड़े हो सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो ओम्बड्समैन को, लोकपाल को कंप्लेन कर सकते हो कि भैया ये बैंक से मेरा पैसा जो है वो चला गया है, गायब हो गया है, इस पर कार्रवाई की जाए। बट क्रिप्टो करेंसी भैया गायब हो गई तो कोई भी कहीं पर भी कंप्लेन करने की अथॉरिटी नहीं है, तो इसकी कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है। ये सबसे बड़ा रिस्क ये हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर नहीं है। साथ ही साथ मार्केट वोलेटिलिटी की बात करें, एग्जांपल के तौर पर अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो 2017 में बिटकॉइन का जो रेट था वो 20,000 यूएस डॉलर था, और 2018 में अचानक से गिरकर ये 3,800 यूएस डॉलर हो गया। मतलब आज की रेट में आप 20,000 में बिटकॉइन खरीद रहे हो, कल की डेट में अगर एकदम उसकी वैल्यू 3,000 हो गई तो सामने वाले की तो एस्टेसी हो जानी है कि इतना इन्वेस्टमेंट वो करेगा तो इतने लॉस में चला गया वो, तो इसकी बहुत मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है इसके अंदर, खतरनाक टाइप का रिस्की है ये। और साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन है और इसकी प्राइवेट की है। जैसे आज की डेट में तो भैया लोग अपना पासवर्ड तक भूल जाते हैं, राइट, बट अपने पास फैसिलिटी है, हम फॉरगेट पासवर्ड डालते हैं हमारे मतलब ईमेल पर, यानी कि सेकेंडरी ईमेल पर, या फिर हमारे मोबाइल पे ओटीपी आता है, हम भैया उस पर लिंक पे क्लिक करके रीसेट कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर जो आपको प्राइवेट की मिलती है क्रिप्टो करेंसी की, ये अगर एक बार घूम गई तो इसको फिर आप रीसेट नहीं कर सकते हो। एक केस है, कोई व्यक्ति था, मुझे उसका नाम पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उसके अकाउंट में अरबों करोड़ों रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए। अब उसके पास सिर्फ 10 मौके दिए जाते हैं, उसके पास सिर्फ 2 ही मौका है। अगर उसने गलत पासवर्ड डाल दिया तो उसके अरबों खरबों रुपए खत्म। मतलब उसने बहुत साल पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था एक बहुत बड़ा अमाउंट, और आज की डेट में अरबों खरबों हो गया वो, और बड़ा वो बंदा पासवर्ड अपना भूल गया है, मतलब प्राइवेट की को भूल चुका है वो। अब बस अभी टोटल 10 अटेम्प्ट थे उसके पास, 8 अटेम्प्ट उसने कर लिए, अभी 2 अटेम्प्ट अगर वो खाली करेगा मतलब वेस्ट कर देगा, अगर गलत डाल दिया उसने तो गया, फिर निकल खत्म हो गए पूरे पैसे। इसके अलावा खतरा ये भी है, अब देखो यार ये पूरा ऑनलाइन के ऊपर बेस्ड है, तो हैकिंग का खतरा है। हैकर आपके डिवाइस में घुसकर आपकी प्राइवेट की अगर ले लेंगे और उससे पैसे ट्रांसफर कर लेंगे, तो आप उसको ना हैकर को पकड़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे, है ना, और किसी के पास कंप्लेन करने भी नहीं जा सकोगे क्योंकि लीगल टेंडर तो है ही नहीं है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा इससे जुड़े हैं, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह होती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होती है वो यहीं पर हमें देखने को होती है। क्रिमिनल्स वगैरह जो है, माफिया वगैरह जो है, वो क्रिप्टो करेंसी में आजकल ट्रांसफर करते हैं। आज की डेट में जो हैकर्स वगैरह भी हैं, जैसे लोगों के डिवाइस को हैक कर देते हैं, कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, वहां पर डाल देते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का नंबर है, इस पर जो है ये अकाउंट है, इस पर जो है आप पैसे भिजवा दो अपने। तो ये ऐसी चीजें होती है, आपने सुना भी होगा इस चीज के बारे में, है ना। और साथ ही साथ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी हम लोग को नहीं देखने को मिलती, सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट नहीं करती कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का सप्लाई चल रहा है मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन भी इसका बहुत है, यानी कि इसको बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी उपयोग की जाती है, तो बताया जाता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी उपयोग हुई थी इसको जनरेट करने में, इसको बनाने में, उतना एक कंट्री की, एक मिड साइज कंट्री की उतनी जीडीपी है, मतलब स्विट्जरलैंड की जीडीपी के बराबर इलेक्ट्रिसिटी उपयोग हुआ है इसका, इसको बनाने में। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, तो काफी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस इसकी हम लोग को बिटकॉइन की देखने को मिलती है। अब इसके फायदे और इसके नुकसान की बात करें, इसके फायदे की बात करेंगे, इस पर तो हाई रिटर्न है, बताया यह जाता है कि एनुअल ग्रोथ रेट इसका कम से कम 14.5% का है, 14.5% के दर से ये बढ़ता है। बट एकदम से गिर जाएगा तो हालत खराब हो जानी है, तो शेयर मार्केट की तरह ही पूरा गेम है इसका। साथ ही साथ कई लोग बोलते हैं कि गोल्ड का ऑल्टरनेटिव है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जगह भैया इस पे कर लो क्रिप्टो करेंसी में। फिर साथ ही साथ बताया जाता है कि आज की डेट में जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। साथ ही साथ आज की डेट में इसकी एक्सेप्टेंस और इसका यूसेज भी बढ़ता जा रहा है, काफी सारे लोग जो है वो उसका यूज कर रहे हैं, बट सभी लोग नहीं। ऐसा थोड़ा है कि आप जो है वो गए कहीं पर, मतलब कुछ खाने पीने गए रेस्टोरेंट में, और आप बोलते हो कि भैया पेटीएम गूगल पे तो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में लोगे क्या पैसा, वो भगा देगा, बोलेगा चलो उधर है किचन का रास्ता और वहां साइड में वॉशरूम है, जाओ जरा बर्तन मांजो तुम, राइट। तो ये चीज है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करेंगे, इस चर्चा करें, तो डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा यही कि हाई वॉलेटिलिटी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। एकदम आपने पैसा डाला और एकदम अगर कल को जो है वो पैसा अगर इसका गिर गया, क्योंकि लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो यही सोच के करते हैं कि यार ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब पता लगे किसी ने पैसा डाल दिया अच्छा लमसम अमाउंट, ये सोच के कि बढ़ेगा, और अचानक से ये बिल्कुल ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया, तो लोगों की तो हालत खराब हो जानी है। तो ये एक चीज है। और बताया जा रहा है कि काफी सारी जगह पर इसका उपयोग जो है वो काफी लिमिटेड हम लोग को देखने को मिलता है। क्रिमिनल्स इसका ज्यादातर जो है वो उपयोग करते हैं, तो ये वाली बात आप जानते ही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, वेपन प्रोलिफरेशन, यानी कि जो वेपन्स वगैरह ट्रांसफर किए जाते हैं ये टेररिस्ट वगैरह को, और वेपन्स जो खरीदे जाते हैं लीगल माध्यम से। फिर साइबर क्राइम,
सैंक्शन इवेजन और भी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसमें ये क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज़ जो है वो किया जाता है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया कहती है कि एक मिडिल पाथ पे हमें रहना चाहिए। इंडिया ना ही पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है, ना उसको रिजेक्ट कर रही है। और हालाँकि इंडिया ने पहले ही कह दिया था क्रिप्टो करेंसी को एज़ अ नो के तौर पर, आप जानते हैं आरबीआई ने बैन कर दिया था, राइट? बट हालाँकि आज की डेट की अगर मैं आपसे बात करूँ, एट प्रेज़ेंट डेट, आज की डेट में, तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँ कि बताइए क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में या इल्लीगल है? बताएँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइस ये चीज़ कह दी है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई का अभी तक कोई इस पर रिस्पॉन्ड नहीं आया है। पहले आरबीआई ने बैन कर दिया था, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बैन को हटा के कहा कि चलो ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बट क्या सभी लोग कर सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, अगर जनरल वे में अगर हम देखें तो यस, किया जा सकता है, राइट? बट ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट ने पहले ही आगाह कर दिया, पहले ही वार्निंग दे दी है कि भैया कल को आपका पैसा डूबता है तो गवर्नमेंट के पास मत आ जाना कंप्लेन लेकर, क्योंकि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। तो पहले ही बता दिया लोगों को। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, राइट? और क्या डिजिटल करेंसी को के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए? तो पूरे दुनिया भर में कंट्रीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो नियम लेकर आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को रडार में जो है वो शामिल किया जाए, लाया जाए, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना शुरू किया जाए, उसको रेगुलेट करना शुरू किया जाए। बट अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एसेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं, तो इसको, इसमें टैक्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, उसको लेकर भी अभी एक डाउट है। और साथ ही साथ रेगुलेशन की इसमें बहुत ज़्यादा कमी हम लोग को देखने को मिलती है, और एक तो रिस्क भी है, ओवर रेगुलेशन का भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। एक मिसकंसेप्शन अथॉरिटीज़ के बीच में ये रहता है कि क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेस नहीं कर सकते, इसके ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं कर सकते, बट एक्चुअली इसके ट्रांजैक्शन आप ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि ओपन लेजर में पूरी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि एवरी ट्रांजैक्शन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द करेंसी पैकेट, तो करेंसी पैकेट का पार्ट बन जाता है हर एक ट्रांजैक्शन, राइट? तो उसके थ्रू आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। लोगों को, अथॉरिटीज़ को एजुकेट करने की भी आवश्यकता है, राइट? क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी और इसके मिसयूज़ से जुड़ी हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की आवश्यकता है, ना ही सिर्फ लोगों के बीच में बल्कि अथॉरिटीज़ के बीच में भी, है ना? और इंडिया के अंदर लोगों की बात करें तो अभी तो लोग जो है वो काफ़ी हेजिस्टेंट है, मतलब कि लोग जो है वो हिचकिचाते हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सॉवरेन बॉन्ड जो होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उस पे लोग तो आँख बंद कर कर भरोसा करते हैं, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की बैकिंग है। बट यहाँ पर लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी अगर डूबी तो आप कहीं शिकायत करने भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमारे यहाँ के लोग थोड़ा-सा ऐसा रिस्क लेने लेने में, और दूसरी बात तो यार हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का थोड़ा-सा रोल जो है ना, पीछे हैं हम इन्वेस्टमेंट के मामले में। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर लोग बाग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ हम अपने बैंक में पैसा सड़ाते हैं रख कर। तो कभी भी पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखकर सड़ाना नहीं चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप उसका यूज़ करेंगे ना, तो एक तो इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपके लिए भी ह्यूज रिटर्न आपको मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने की हैबिट डालो, एक अच्छे इन्वेस्टर बनो। यू गाइज़ आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़, आप आने वाले कल के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी कहीं पर भी करो तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के और कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ करो, आप कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करो। कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा मार्केट के बारे में समझो। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त ने बोला कि अरे ये शेयर में पैसा लगा देते हैं यार, चल ये शेयर बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, तो आपने उसकी सुनकर लगा लिया, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। पहले देखो तो उसका भी शेयर क्या चल रहा है, पिछले 3-4 महीने, 6 महीने की उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। अभी एट प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही है, कहीं आगे चल के मतलब ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो कि जो पूरे सेक्टर्स बंद हो रहे हैं, जैसे कोयले-वोयले की अगर हम लोग बात करें, तो आगे चल के ये सब सेक्टर जो है वो रिड्यूस होंगे, खत्म होंगे, राइट? इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा कि लोग अब करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी एनर्जी को जो है वो स्विच कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, करेगा। बट फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर, आईटी का सेक्टर जितनी तेजी से ग्रो करेगा, दूसरे सेक्टर उतनी तेजी से अभी ग्रो नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आज प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, देखें तो इस प्रकार से कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करिए आप, राइट? इसके अलावा आगे की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि कहा यह भी गया है हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार ने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट किए हैं कि हम एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे, राइट? तो इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में इससे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, और लोग, हम लोग भी जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ थोड़ा सा लीन हो, थोड़ा सा झुकाव झुकाव हमारा क्रिप्टो करेंसी की तरफ धीरे धीरे करके सरकारी पॉलिसीज में देखने को मिल रहा है। और अब तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बोल दिया भैया कि रेगुलेट करना शुरू कर दो, तो क्रिप्टो करेंसी पे अब थोड़े कानून, रूल्स, रेगुलेशन आना शुरू होंगे धीरे धीरे करके।
तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।